ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? वी हैव सीन दैट आवर प्रोटीन्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ फोल्डिंग्स इन देम एंड वी अंडरस्टूड ऑल फोर लेवल्स. हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है which is on the basis of their solubility. कुछ प्रोटीन्स हमारे पास जो होते हैं they are soluble एंड कुछ प्रोटीन्स जो हमारे पास होती हैं वो insoluble होते हैं. ठीक है, so we have soluble and we have insoluble proteins. Okay, now what are they called? The soluble proteins are called globular proteins and the insoluble proteins are called fibrous proteins. ठीक है, अब हमारे पास what is the factor which is making them soluble or insoluble? ये नजर नहीं आ रहा. Let me use a brighter color for this. So हमारे पास what are the factors which are making a protein soluble or an insoluble? So we studied कि हमारे पास जो proteins होते हैं उनके क्या होते हैं? R groups होते हैं, right? So हमारे पास कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जिन पे बहुत सारे अमीनो एसिड, हर प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट? सो सम अमीनो एसिड्स आर व्हाट? दे कैन हैव हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स, राइट? और उनमें सिर्फ जरूरी नहीं है कि हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स वाले प्रोटीन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो. उनमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया दैट एनीथिंग दैट हैज अ चार्ज, बी इट पोलर कंपाउंड जिसमें हमारे पास पार्शियल चार्जेस हो, और बी इट अ चार्ज्ड स्पीशीज जिसमें हमारे पास परमानेंट चार्जेस हो. Anything which has a charge, it is automatically attracted and it is automatically soluble in water. And hydrophobic is anything which is non-polar in nature, because non-polar molecules or non-polar groups do not have any charge, be it a partial or complete charge. They cannot interact with our water molecules. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटीन है और इसमें हमारे पास लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, चलो हम एक कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं. ये एक हमारे पास होमोग्लोब, एक हमारे पास चेन हो गई, एक हमारे पास ये चेन हो गई. नाउ ये इनके अमीनो एसिड यूनिट्स है. नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतने सारे अमीनो एसिड्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर एक 100 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक दोनों अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है. अब हाइड्रोफोबिक कोई भी चीज होगी वो वाटर सॉल्युबल तो होगी नहीं. सो हाउ कैन वी से दैट अ प्रोटीन इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास एक प्रोटीन है तो उसकी जितने भी हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स हैं दे वुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चेन है, ठीक है, तो ये इसका आउटर बाउंड्री होगा, राइट? दिस इज इट्स आउटर बाउंड्री जो कि हमारे एनवायरनमेंट को फेस कर रही होगी. और ये हमारे पास उसकी इनर बाउंड्री होगी, राइट? तो हमारे पास जितने भी हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स हैं यानी जितने भी वाटर लविंग आर ग्रुप्स हैं दे वुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. व्हाई? सो दैट वाटर interacts, makes interactions with the hydrophilic R groups. So all those proteins which have their hydrophilic R groups pointing outwards, they are soluble and they're also called globular proteins. So hydrophilic R groups are pointing outwards, making the protein water soluble. So is this explanation understandable? कोई चीज जो समझ नहीं आई हो इस बारे में that why a protein which can possess
hundreds of hydrophilic amino acids and hundreds of hydrophobic amino acids. Why that is soluble? That is because जो उसका hydrophilic region है, जो उसके hydrophilic amino acids है, उसके जो hydrophilic R groups है, they are pointing outwards. They are pointing towards the aqueous environment. So that is what is making the R groups or that protein molecule insoluble. Now, what do you think? How would insoluble protein molecules differ from that which are soluble? हमारे पास ऐसी क्या characteristic होगी एक protein के पास which is making it insoluble in water? Very good, Hajra. So for insoluble or fibrous proteins, the hydrophobic, the water-hating R groups point outwards, which make them water insoluble. Now, हमारे पास एक तो ये डिफरेंस हो गया. फिर हमारे पास शेप. हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली spherical in shape होते हैं. And just in a while I'll give you examples of globular protein, तो आपको समझ आ जाएगा why this point I have written. अच्छा, अब फाइब्रस प्रोटीन काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आपको क्या लगता है फाइब्रस प्रोटीन की अपीयरेंस किस तरह की होगी? ग्लोबुलर का तो हमने क्या दिया था, देयर स्फेरिकल इन शेप. व्हाट डू यू थिंक हाउ फाइब्रस प्रोटीन वुड लुक लाइक? यस. सो देयर बेसिकली हमारे पास जैसे फाइबर्स होता है ना, या आपके पास लॉन्ग नैरो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आपके पास बेसिकली आपके फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं. मैं उनकी डायग्राम भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ. सो अच्छा, तो हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रैंड्स. तो अभी जैसे आपने उनको थ्रेड लाइक बोला, आप वैसे भी उनको कैरेक्टराइज कर सकते हो. अच्छा, देन आवर let me write the examples of each of them. Over here, our enzymes are globular proteins. Our hemoglobin is a globular protein. अच्छा, अब एंजाइम्स. हमारे पास एंजाइम सॉल्युबल होती हैं ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एंजाइम्स हमारे पास हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं सेल के. तो या फिर हमारे पास हमने एंजाइम्स देखी थी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ पॉइंट कर रही थी ना. थाइलाकोइड में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेस प्रेजेंट था. एंड सबसिक्वेंटली हमारे पास जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है? वो सेल के अंदर होती है. तो हमारे पास रेस्पिरेशन भी एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है. तो हमारे पास जो ये एंजाइम्स होती हैं वो हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लूइड एनवायरनमेंट में या क्या कहते हैं जेल लाइक एनवायरनमेंट में या वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं. सो आवर एंजाइम्स हैव टू बी दोज प्रोटीन्स विच आर सॉल्युबल. वरना वो किस तरह से साइटोप्लाज्म में, ब्लड में, हमारे पास इन सब रीजन्स में एग्जिस्ट कर रही होंगी. सब्सिक्वेंटली हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास ब्लड में होता है. अब ब्लड का जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ब्लड का सबसे मेन जो वो चीज होती है जो प्रेजेंट होती है ब्लड में, वो क्या होता है? वो हमारे पास प्लाज्मा होता है. नाउ प्लाज्मा का जो हमारे पास 90% ऑफ योर प्लाज्मा इज व्हाट? इट इज वाटर. सो हमारे पास हीमोग्लोबिन को ब्लड में एग्जिस्ट करना है. ब्लड मेजरली इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लड की बात करूं और ब्लड को डिवाइड कर दूं प्लाज्मा में, which is your fluid part of the blood, and cells में जिसमें आपके पास RBCs आ जाते हैं, WBCs आते हैं, आपके क्या कहते हैं प्लेटलेट्स आ गए, या आपके सेल्स हैं. तो आपका ब्लड का 55% इज योर प्लाज्मा एंड 45% आर ऑल योर सेल्स. और उस 55% ऑफ द प्लाज्मा का जो 90% कंटेंट है वो क्या है? दैट्स वाटर. तो आवर हीमोग्लोबिन इज एग्जिस्टिंग वेयर? हमारे आरबीसीज के अंदर होते हैं ना हीमोग्लोबिन. तो हमारे आरबीसीज किस में प्रेजेंट है? ब्लड प्लाज्मा में. और ब्लड प्लाज्मा का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वाटर है. तो आवर हीमोग्लोबिन आल्सो हैज टू बी व्हाट? इट हैज टू बी अ वाटर soluble protein. Are you guys understanding this? So हमारे पास अगर एंजाइम्स हो गई और हमारे पास हीमोग्लोबिन हो गया, so these are basically sensitive to pH and temperature changes.
ऑन द कॉन्ट्री अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ किस चीज की, हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स की. तो द एग्जांपल of fibrous proteins are your keratin protein and your collagen. Now, do you guys know हमारे पास केराटिन और कोलेजन जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बॉडी में? वेरी गुड. सो हमारे पास जो केराटिन होता है वो हमारे नेल्स में, हमारे हेयर में होता है, और हमारे पास जो कोलेजन होता है दैट इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स एंड इन आवर टीथ. वेरी गुड हाजरा. ना अगर आप कभी देखें आप एक नेल अपना काटें या आप हेयर लें, सबसे सिंपल एग्जांपल हम हेयर की लेते हैं. आवर हेयर्स, हमारे पास जो हमारे बाल हैं, इफ वी एड देम इन वाटर, हैव यू एवर सीन अ हेयर बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर? आपने कभी हेयर को अगर आप पानी में डाल दें तो कभी डिसॉल्व होगा वाटर में? Similarly, if you break your nail and you put a nail in water, would it dissolve? Exactly. So does that prove कि हमारे पास जो केराटिन हो गया, कोलेजन हो गया, जितने भी ये फाइब्रस प्रोटीन्स है, ये इनसॉल्युबल है? और ये तो चलो हम एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन को तो नहीं विजुअलाइज कर सकते उस तरह से, बट केराटिन तो हमारे हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होता है. तो उसको तो अगर हम निकाल के अब पानी में ऐड करें तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं या इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल. अच्छा, अगर मैं अपने नेल को, अगर आप एक कैंडल जलाओ और आप उस नेल को उस कैंडल के पास रखो, तो हैव यू ऑब्जर्व्ड अ नेल और योर हेयर मेल्टिंग? हमारा हेयर जल जरूर सकता है आग से, बट वो मेल्ट नहीं हो सकता, राइट? अगर हम नॉर्मल जो हमारी फ्लेम होता है, स्टोव का हो गया या कैंडल का हो गया, उससे वो ऑब्वियसली अफेक्ट नहीं होता है इतना. सो वी कैन से दैट दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव. So not sensitive, or you can say less sensitive. Why? Because obviously अगर मैं बहुत हाई कोई अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे उनको मेल्ट करूँ तो ऑब्वियसली वो मेल्ट हो सकते हैं, बट वो इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते टू pH एंड टेम्परेचर चेंजेस. So is this clear? Any questions about this? हमने हर ये कहते हैं जो पॉइंटर्स हैं, हर जो डिफरेंस है बिटवीन आवर ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, वो हमने सारे डिस्कस कर लिया. अच्छा, लेट मी कॉपी पेस्ट द पिक्चर ऑफ ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट easily. Let me just copy paste it. Okay. So can you guys see the diagram? Okay. So ये हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मेरे पास कोलेजन का मॉलिक्यूल है. Now, let me outline this. अगर मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ करूं मेरे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की, राइट, इफ आई ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ दिस, मेरे पास कुछ स्फेरिकल, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? और अगर आप लोगों ने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की पिक्चर भी देखी होगी तो वो हमारे पास बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप होता है. सो दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट देयर आर स्फेरिकल इन शेप, यानी सर्कुलर सी शेप होती है उनकी. एंड इफ यू लुक एट कोलेजन, isn't it looking like a long strand? ये जो हमारे पास कोलेजन मॉलिक्यूल है, can you guys appreciate the shape of both the hemoglobin and the collagen molecule, that this looks spherical, or you can say circular? And this, as Abhiya said, either आप इसको thread like बोल दो या आप इसको strand बोल दो. Okay. अच्छा, अब ये दोनों जो आपके प्रोटीन्स हैं, they are अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं. और ये हम लोग हीमोग्लोबिन हम लोग अभी स्टडी कर लेंगे, एंड फॉर कोलेजन वी विल डू दैट ऑन मंडे. सो नाउ इफ यू लुक एट अ प्रोटीन, सॉरी, इफ यू लुक एट हीमोग्लोबिन, आप क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आपको कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स नजर आ रही हैं, तो क्या आपको कैन यू गाइस अंडरस्टैंड कि कितनी चेन्स हैं यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर क्वार्टिनरी है या टर्शरी है? Yes, so we have four different chains. एक हमारे पास ये ऑरेंजिश कलर की है, ऑरेंजिश येलो. एक हमारे पास ये ब्राउन वाली है, एक ये थोड़ी सी डल पर्पल सी है, और एक ये पिंक वाली है. So for hemoglobin, this is one hemoglobin molecule. So hemoglobin has one
hemoglobin molecule. Hemoglobin का जो short form होता है, symbol होता है, that is Hb. One Hb molecule has 4 polypeptide chains. ठीक है, अब उन 4 polypeptide chains में से we have 2 identical alpha globins, or you can call alpha chains, and we have 2 identical beta globins or beta chains. Now, I guess either one of you said that hemoglobin has a secondary structure. Why? Because it has alpha and beta. Now, remember, हमारे पास हम alpha helix और बीटा प्लेटेड शीट बुलाते हैं. वो एक लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग होती है, एक लेवल ऑफ हाउ आवर प्रोटीन लुक्स लाइक, वो होता है. यहाँ पर वो हीलिक्स या फिर शीट नहीं बुला रहे, यहाँ पर वो अल्फा चेन और बीटा चेन बुला रहे हैं. ये नाम दिए हुए हैं इन चेन्स को. मतलब एक अल्फा चेन ऐसी होगी और एक बीटा चेन ऐसी होगी, एंड ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. ये आपका प्रोटीन फोल्डिंग का लेवल या स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास चेन्स को हमने नाम दिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स को. एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, और इनको अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन भी कह सकते हैं. सो वी हैव 2 आइडेंटिकल अल्फा ग्लोबिन्स एंड वी हैव 2 आइडेंटिकल बीटा ग्लोबिन्स. अच्छा, नाउ वी सेड दैट हमारे पास जो जीन्स होती हैं वो कोड कर रही होती है पॉलीपेप्टाइड चेन को, और हर जीन जो है वो अपने एक पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रही होती है, राइट? वन कंप्लीट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग वन पॉलीपेप्टाइड. वन जीन कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जो भी उसका कोड रीड कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसको कितनी जीन्स कोड कर रही होंगी? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? If one gene is coding for one unique polypeptide chain according to its codes on it, how many genes would be involved in the synthesis of hemoglobin? Acha, so you guys said कि हमारे पास जो okay, so I'll try saying 4. Acha, we are having 4 polypeptide chains, right? One polypeptide chain is coded by one gene. Now the catch over here is that हमारे पास 2 alpha globins है, right? We have 2 alpha globins and they're identical. They are exactly same. So one gene would be coding for that alpha globin. For example, हमारे पास एक factory है और एक factory पूरे, for example, we have one factory and that factory is responsible for producing all the blue colored genes of the city. And then there's another factory which is responsible for producing all the black colored genes of the city. Now हमारे पास 100 blue genes हैं और 100 हमारे पास black genes हैं. तो वो जितनी 100 ब्लू जीन्स हैं वो सारी ब्लू जीन्स वाली फैक्ट्री बना रही होगी, और जितनी हमारे पास ब्लैक जीन्स हैं वो ब्लैक जीन्स वाली फैक्ट्री बना रही होगी, राइट? ऑल्दो 100 जीन्स ईच फैक्ट्री प्रोड्यूस करी, लेकिन एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करी, राइट? उसी तरह से अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6 आइडेंटिकल चेन्स हैं तो उनको कोड करने वाली हमारे पास एक ही जीन होगी रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो इसीलिए we say that 2 genes are responsible for coding our hemoglobin molecule. Why? Because हमारे पास hemoglobin molecule कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है? अल्फा ग्लोबिन चेन से और बीटा ग्लोबिन चेन से, 2 चेन से वो बन रहा है. ऑल्दो वो 4 टोटल एड अप कर रही हैं, but because 2 of them are identical, they would be formed by one gene, and this is identical, they would be formed by one gene. Therefore, we would say that our entire one single hemoglobin molecule is coded by 2 genes. So 2 genes code for or can code for a complete hemoglobin molecule. So is this point clear? Now, हमारे पास जो ये 4 polypeptide chains हैं, each polypeptide chain is associated with a heme group. अब हमारे पास, मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन ड्रॉ कर देती हूँ. ये मेरे पास अल्फा है और ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बीटा है.
दिस इज माय बीटा चेन। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के सेंटर में एक हमारे पास हीम ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, बट इनमें एक ग्रुप अटैच्ड है बीच में, हर चेन के बीच में, और उसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। हीम ग्रुप, ठीक है। और हर हीम ग्रुप के सेंटर में एक चीज प्रेजेंट होती है जो कि हमारा एक आयन होता है, और वो हमारे पास, now this thing that I have drawn in the center of that heme group is your iron 2 plus। ये हमारे पास क्या है, Fe2 प्लस का एक आयन हर हीम ग्रुप के बीच में। सो आई अब हम जाते हैं वापस इस पर। सो इफ यू कुड नोटिस, ये कंप्लीट मेरा हीम ग्रुप है, और इस हीम ग्रुप के सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट है, एक आयरन का आयन प्रेजेंट है, Fe2 प्लस आयन प्रेजेंट है। इसका हीम ग्रुप ये रहा और ये इसका आयरन है, इसका हीम ग्रुप ये रहा, इसका ये आयरन है, इसका हीम ग्रुप ये रहा और ये उसका आयरन है। So every chain has a heme group at its center, and at the center of that heme group is an iron present, ठीक है। अब why is this iron present? If you would remember, आपके O levels की जो बुक होती है उसमें एक डेफिनेशन होती है हीमोग्लोबिन की, दैट हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हमारे पास हम हीमोग्लोबिन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं दैट हीमोग्लोबिन is an iron containing protein. And what is the significance of this iron molecule in this at the center of that heme group? That is that each iron 2 plus can bind reversibly with one oxygen molecule. So now tell me, if one iron can bind reversibly with one oxygen molecule, तो हमारे पास जब एक hemoglobin molecule में one hemoglobin molecule, how many oxygen molecules can one hemoglobin carry? If one iron can bind reversibly with one oxygen, तो हमारे एक hemoglobin में at one particular time instant, how many oxygen molecules can be withheld? What do you guys suggest? टेल मी, हमारे पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आपको कितने आयरन के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, कितने आयरन के आयन नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी आयरन molecules or how many heme groups are 4? So we have 4 irons, right? In one hemoglobin molecule we have 4 Fe2 plus. So if one Fe2 plus can reversibly bind with one oxygen molecule, so 4 Fe2 plus can carry 4 oxygen molecules, right? So at one time interval, at one particular instant, one hemoglobin molecule has the ability or has the capacity to carry 4 oxygen molecules with it. Is this clear? So हमारे पास we can say that one hemoglobin reacts with 4 oxygen molecules and it forms HbOH. ठीक है, हमारे पास ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसके प्रेजेंस में हमारे पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हमारे पास हीमोग्लोबिन किस ऑर्गन में कंबाइन कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच ऑर्गन वुड बी प्रोवाइडिंग दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू दिस हीमोग्लोबिन? ये रिएक्शन जो हमारा है, फॉर्मेशन ऑफ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो दिस इज अकरिंग एट योर लंग्स। एंड द कैच ओवर हियर इज दैट ये जो बॉन्डिंग है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है, ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। सो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो जो डेस्टिनेशन है जहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाना है, वहां पर जो ये 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाएंगे, उससे डिटैच करके वो फिर हमारे सेल्स में चले जाएंगे फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर रेस्पिरेशन, राइट? तो हमारे पास रिवर्स में ये रिएक्शन हो जाएगा। और ये रिवर्स में रिएक्शन कहाँ हो जाएगा? हमारे टिश्यूज में या हमारे सेल्स में।
जहां पर ऑक्सीजन की नीड होगी। तो जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिटैच हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है या जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो टिश्यूज में फॉर सेल्यूलर या टिश्यू रेस्पिरेशन दे देगा। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द टिश्यूज, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन वाला, वो कहां पर हो रहा है, वो हमारे पास हमारे लंग्स में हो रहा है। Is this clear? The topic of hemoglobin to the two of you?